अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने और पसंदीदा YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 ऐसे बेतुके कारणों की जिनकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कहा जाता है। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं स्टॉक मार्केट में निवेश के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप क्यों निवेश कर रहे हैं। आपको ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा। अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है और कोई और आपको उसका जवाब दे रहा है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप निवेश करके सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे। और एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से निवेशक जो हैं स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मान लीजिए आपको भूख नहीं है और आपको खाना खाने के लिए बोला जाए और आप खाना खा लें तो क्या होगा, उससे आपकी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन अगर मान लीजिए खाना आपको खाना ही है लेकिन ताज़ा खाना है या बासी खाना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अगर निवेश कर रहे हैं तो वो खाना खाने के बराबर ही है। तो पहला ये रहता है कि आपको निवेश करना भी है या नहीं करना, क्या आप उस परिस्थिति में हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। और दूसरी परिस्थिति होती है कि हाँ करना है तो क्या ये सही समय है, मतलब खाना ताज़ा है या बासी। ताज़े का मतलब कि क्या ये सही समय है निवेश करने का, बासी मतलब कि कहीं आप ऐसे समय पे तो नहीं निवेश कर रहे जिस समय निकलने का समय आ चुका है, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि पार्टी इज़ ऑलरेडी ओवर। तो इंडिया में मैंने देखा है कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं या आप अगर निवेशक हैं तो आपको प्रेशराइज़ किया जाता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। तो ऐसे कारण बताए जाते हैं या आपके मन में डर क्रिएट किया जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा जैसे नुकसान हो जाएगा। तो ये तो वही बात होगी कि आप किसी को बोले कि भाई आपको ये मर्ज़ की दवाई खानी ही खानी है, चाहे आप बीमार हैं या नहीं, तब भी आपको ये दवाई तो खानी पड़ेगी। तो आप किसी को ज़बरदस्ती दवाई खिला रहे हैं जबकि ये पता नहीं कि उसको ये दवाई चाहिए भी या नहीं चाहिए या वो बीमार है भी या नहीं। तो उससे पहले मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। इंडिया में टोटल 48 करोड़ की वर्कफोर्स है और उसमें आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि केवल उसमें से 3.25 करोड़ लोग लगभग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जो कि 7% से भी कम है। और ये जो 3.25 करोड़ लोग जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उसमें से जो 20% हैं या 1/5 हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है और बाकी जो 4 स्टेट हैं गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी और तमिलनाडु 40% निवेशक वहाँ पे हैं। तो महाराष्ट्र और ये जो 4 स्टेट्स मिलके टोटल 60% जो स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं वो सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे तो कोई आपकी बस छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप देखें तो 93% से ज़्यादा लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा इस बात को, लेकिन मेरा कहने का मतलब या तात्पर्य ये है कि आप जल्दबाजी मत करिए, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, हर चीज़ को जांचिए, परखिए और उसके बाद ही आप निवेश करें, क्योंकि ये आपका पैसा है। अगर कल को भगवान ना करे कुछ नुकसान होता है तो वो आपका ही नुकसान होगा। और काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लगभग 90% वो स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाते कि यहाँ पे हमें करना क्या है। ज़्यादातर केसेस में जब वो एंट्री लेते हैं तो पार्टी ख़त्म हो चुकी होती है और वो फिर नुकसान उठा के एग्ज़िट कर जाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं देखा मैंने, बहुत कम केसेस में देखा है कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर सही समय पे एंटर करें स्टॉक मार्केट में ताकि उनको मुनाफा हो सके। तो आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं ऐसे 7 बेतुके कारणों की। और यहाँ पे मैं आपको 7वें नंबर का जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक सबूत है, वो कारण एक सबूत होगा जो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। मतलब जो ये कारण है वो बेतुके हैं, क्योंकि 7वें नंबर का जो कारण है अब उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। किसी समय पे वो 7वें नंबर का कारण एक बहुत बड़ा कारण होता था इन्वेस्टर्स को पुल करने के लिए कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करिए, क्योंकि ये 7वें नंबर का कारण आपके निवेश के लिए हानिकारक है। लेकिन आज के समय में उस 7वें नंबर के कारण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब वो कारण है ही नहीं।
तो पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 7 कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ये मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, मार्केटिंग गिमिक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। तो इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी कारण पे अगर विश्वास कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी तह तक जाइए, उसको जांचिए, परखिए। जब आपको यकीन हो जाए, जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये कारण सही है, तभी आप कोई निर्णय लीजिए। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरी बात पे भी विश्वास करिए, आप मुझसे भी पूछिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो यही एक इंडिया में एक और दिक्कत रहती है कि निवेशक जो हैं वो विश्वास के ऊपर निवेश करते हैं, या वो सामने वाला जो व्यक्ति आपको जो भी बता रहा है आप उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। आप आसानी से विश्वास मत करिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना एनालिसिस करिए। एक बहुत मशहूर कहावत है नॉर्थ इंडिया में कि आप सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। तो वो जो कहावत है वो आपके स्टॉक मार्केट निवेश पे भी लागू होती है कि आप सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। मन की करने का मतलब ये है कि आप सबकी बात सुनिए, उसको एनालाइज करिए, इवैल्यूएट करिए, जांचिए, परखिए और फिर एक डिसीजन लीजिए कि ये जो व्यक्ति जो मुझे बात बता रहा है क्या ये सही है या गलत है। अगर वो सही है तो आप उसको मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप उस बात को इग्नोर करिए, उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो सबसे पहला कारण जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो इक्विटी में निवेश है या स्टॉक मार्केट में जो निवेश है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। अब सबसे पहला मेरा सवाल जो रहता है वो यही रहता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 99% केसेस में जो व्यक्ति आपको ये सलाह दे रहा है कि आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इक्विटी में पैसा डालिए, वो आपको लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ही नहीं बता पाएगा ठीक से। हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन होगी और यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन सही नहीं है। हो सकता है कोई बोले 3 साल, कोई बोले 5 साल, कोई बोले 10 साल, कोई बोले 15 साल। अगर आपने पहले ही बता दिया है कि आप 7 साल के लिए निवेश करने वाले हैं तो वो आपको यही बताएंगे कि भाई आपके 7 साल जो हैं वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो हर कोई अपने हिसाब से उस डेफिनेशन को चेंज कर लेता है। मेरी डेफिनेशन अलग है। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा ये मानना है कि मेरे लिए एक हफ्ता भी जो है वो लॉन्ग टर्म है। अगले हफ्ते क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, अगले शुक्रवार को क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, या अगले इतवार को क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। तो वो भी मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म है। मैं ज़्यादा आगे सोचता नहीं उसके अंदर पर्सनल अपने लेवल के ऊपर। लेकिन जहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं वहाँ पे आप इस तरह की कैजुअल अप्रोच नहीं ले सकते। हो सकता है पर्सनल लाइफ में मैं कैजुअल अप्रोच ले लूँ, लेकिन जहाँ निवेश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पैसों का मामला है, वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लॉन्ग टर्म है, मेरा जो मानना है निवेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 साल से 5 साल मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड उसको कहा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें या आप रिस्क का इवैल्यूएशन कैसे करें, उसमें मैंने भी 3 साल या 5 साल का एग्जाम्पल आपको लेके बताया था कि उसमें आप कैसे उस निवेश को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो 5 साल जो है एक वो मेरे हिसाब से बहुत बेटर पीरियड है ये लॉन्ग टर्म निवेश को इवैल्यूएट करने का। तो अब जैसे अगर आज की हम बात करें तो अगर आज आप देखें कि 5 साल के रिटर्न्स क्या हैं या 3 साल अगर आप लेके चलें, अगर आप 3 साल को लॉन्ग टर्म मानना चाहते हैं तो उसके रिटर्न्स क्या हैं डिफरेंट एसेट क्लास में। और आपको जान के एक बहुत बड़ी हैरानी होगी कि 3 साल के जो रिटर्न्स हैं आज के डेट में गोल्ड के सबसे ज़्यादा हैं बाकी सब एसेट क्लास के मुकाबले। और सभी एसेट क्लास के जो रिटर्न है वो सिंगल डिजिट में है। ये भी जान के आपको अचंभा होगा। तो आप जो ये फिगर देखते हैं कि 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, ये जो आपको दिखाया जाता है इसमें पीरियड जो है, पीरियड ऑफ रिटर्न जो है वो मैं अपनी मर्जी से सेलेक्ट करूंगा कि आपको किस पीरियड में मैक्सिमम रिटर्न है, मैं आपको वही रिटर्न बताऊंगा। अगर आप नीचे स्टार के आगे देखेंगे कि ये किस पीरियड के लिए कैलकुलेट किया गया है तो आप देखेंगे कि जो ये पीरियड होता है जिस पीरियड में बेस्ट रिटर्न होते हैं ये वही पीरियड लिया जाता है, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे 7 महीने हो, 10 महीने हो या 12 महीने हो। जैसे मैंने एक बैलेंस म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट देखा था, उसके नीचे जब मैंने चेक किया तो उसमें वो 5 महीने का रिटर्न लेके दिखा रहे थे क्योंकि 5 महीने का रिटर्न मैक्सिमम था। अगर आप उसको 9 महीने या 1 साल कर देंगे तो उसका रिटर्न नेगेटिव आ रहा था। तो उस समय जो इक्विटी का प्रदर्शन था वो काफ़ी ख़राब था और मार्केट जो है लगभग 9000 से लगभग 7700 के आसपास आ चुकी थी। तो उसके बाद जब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया तो उन्होंने 5 महीने
महीने का रिटर्न लेके वो एडवर्टीजमेंट में दिखाया कि ये फंड जो है ये आपको 15% रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप एक मैक्रो लेवल पे देखेंगे और एक मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म की आप कोई भी डेफिनेशन लीजिए, 3 साल, 5 साल, आप 7 साल भी ले सकते हैं अगर आपका होराइजन उतना है। पर मैंने अपने हिसाब से बताया कि 5 या 3 साल जो है वो बेहतर पैरामीटर होंगे। तो आप लॉन्ग टर्म की अगर डेफिनेशन लेते हैं उसके अंदर, तो आप किसी भी पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो आपका रिटर्न है इक्विटी से वो 8 या 10% से ज़्यादा ऑन एन एवरेज नहीं हो सकता। उसमें भी ये कंडीशन है कि आप किसी अच्छे स्टॉक्स में निवेश करेंगे या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन ठीक नहीं है तो शायद जो ये मैं आपको रिटर्न बता रहा हूँ ये भी हायर साइड पे है। तो स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है, आपकी एंट्री टाइमिंग जो है वो अच्छी है और एग्जिट टाइमिंग अच्छी है, तो आप 8 से 10% का रिटर्न मान सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तो मैं शायद किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से भी जनरेट कर सकता हूँ। कर सकते हैं, तो शायद यही कारण है कि 93% भारतीय क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में निवेश करते। वो जोखिम नहीं लेना चाहते और उनको जब लगता है कि अगर इतना रिटर्न हम किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से जनरेट कर सकते हैं तो क्यों ना हम वहाँ पे निवेश करें। ये मैं अपने आप में एक एजम्पशन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि इसके ऊपर कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि लोग क्यों नहीं करते, या मे भी हो सकता है एक रिस्क का जो फैक्टर होता है वो उसको अवॉइड करना चाहें। क्योंकि तो जो इंडियन मेंटालिटी है वो अभी भी यही है कि हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, हम थोड़े रिटर्न में खुश हैं लेकिन हमारा जो पैसा है वो सेफ होना चाहिए। तो जो लोग जोखिम लेना चाहते हैं वो शायद स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते वो स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर आपको रीज़न दिया जाए या ये कारण दिया जाए तो आप इस पर बिल्कुल यकीन मत करिए। आप अपना होराइज़न चेक करिए कि आप कितने होराइज़न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल, 5 साल या 7 साल। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है आप उसमें चेक करिए कि इतने होराइजन में अलग अलग एसेट क्लासेस ने कितना रिटर्न दिया है। ये जो रिटर्न होते हैं ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जो कि मैं आपको एक आने वाले पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ पे पॉइंट है उसके अंदर बस मेरी आपसे यही सलाह है कि आप जितना होराइजन लेके चल रहे हैं उतने होराइजन के लिए आप रिटर्न कैलकुलेट करिए और आप उस तरह के निवेश का रिटर्न कैलकुलेट करिए जिस तरह का निवेश आप करना चाहते हैं या जिस सेक्टर में करना चाहते हैं, जिस म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, जिन स्टॉक्स में करना चाहते हैं। तो आप लगभग सिमिलर क्राइटेरिया लेके अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपका डिसीजन उसमें गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा कारण आता है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है या जो सबसे मेजर कारण बताया जाता है कि जब आपको निवेश करने के लिए बोला जाता है स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में, वहाँ पे जो दूसरे एसेट्स हैं उनको डीसेल किया जाता है। अब डीसेल का मतलब ये होता है कि उनको दिखाया जाता है कि वो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जब भी अगर कोई भी किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, ये सही तरीका नहीं है कि आप दूसरे एसेट क्लासेस को डीसेल करें। उसके पीछे कारण ये होता है कि क्योंकि हर निवेश की एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो ये भी हो सकता है कि इस समय जो गोल्ड है वो एक बुरे फेज से निकल रहा हो, लेकिन गोल्ड आज के डेट में जहां उसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है $1250 पर आउंस है, किसी एक समय पे वो 1900 तक भी पहुंचा। तो प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए आज की डेट में उसका रेट कम चल रहा है तो किसी ज़माने में प्रॉपर्टी ने सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न भी दिए थे। तो हर एसेट क्लास की एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। हो सकता है आज जब आप कंपेरिजन कर रहे हो 4 एसेट क्लासेस को, उसमें से हो सकता है कि 3 एक बुरे दौर से गुजर रहे हों और एक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को गलत नहीं समझता कि अगर मैं उस एक एसेट क्लास को बेच रहा हूँ तो मैं बाकियों से कंपेयर करूँगा जो इस समय बुरे फेज से गुजर रही हैं। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी जो एसेट क्लास है उसका वो जो फेज़ होता है वो परमानेंट नहीं होता, रिवर्स भी होता है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा डाउन रहेगी, ऐसा नहीं है। गोल्ड की वैल्यू हमेशा डाउन रहेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ना कि आप एक ही एसेट क्लास के ऊपर काफ़ी बुलिश हो जाएं। आपने हमेशा सुना होगा कि आपको फाइनेंशियल प्लानर सलाह देंगे कि गोल्ड में निवेश मत करिए, प्रॉपर्टी में निवेश मत करिए, फिक्स डिपॉजिट में निवेश मत करिए। पर आप कभी किसी को ऐसा नहीं सुनेंगे कि इक्विटी में निवेश मत करिए। आपको कभी भी कोई नहीं बोलेगा
कि आप इक्विटी में निवेश बिल्कुल मत करिए। मैं फाइनेंशियल प्लानर्स की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि वो हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा निवेश जो आपका है वो बना रहे, कभी भी ऐसा ना हो कि आप उससे निकल जाएं, क्योंकि उसके पीछे और कई कारण होते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगा, पर यहाँ पे जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अगर आज आप किसी एक एसेट क्लास में आपका कोई भी निवेश नहीं है तो उसको कहते हैं कि नो पोजीशन, और फाइनेंशियल टर्म्स में नो पोजीशन इज़ ऑल्सो अ पोजीशन। मतलब अगर आपने किसी चीज़ में या किसी एसेट क्लास में, किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में कोई निवेश नहीं किया हुआ, वो भी आपकी एक पोजीशन है आज की डेट में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय हर एसेट क्लास में निवेश बनाए रखना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में आज की डेट में निवेश नहीं किया हुआ तो वो भी एक पोजीशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको भी आप ट्रैक करते रहिए। हो सकता है उसका दिन बदले, उसका भी समय बदले उस एसेट क्लास का। तो अच्छा निवेशक वही है कि जो हर समय अच्छे निवेश की तलाश करता रहता है, और जब भी कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या मौका मिलता है अपने निवेश को वो अपना चेंज कर लेता है। अपने निवेश की जो फिलॉसफी है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, या जो उसका निवेश करने का तरीका उसको चेंज कर लेता है ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सके। हमेशा उन्हीं एसेट क्लासेस में आप निवेश बनाए रखें जहां पे आपका रिटर्न्स इस समय अच्छे होने की उम्मीद है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो। और ये जो एक उतार चढ़ाव है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको उस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस के दौरान उतार चढ़ाव आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या आपको देखना पड़ेगा कि ये उतार चढ़ाव का पैटर्न क्या है पिछले 7 साल में या 10 साल में या 3 साल में, जो भी आपका निवेश का होराइजन है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर का जो कारण आता है वो आता है आइडियल एसेट एलोकेशन। आपको हमेशा बोला जाएगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं वो भी आपको बोलेंगे कि आपकी जो भी एज है, मान लीजिए 40 साल आपकी एज है, तो वो बोलेंगे कि 100 - 40 जो है, दैट मीन्स 60% जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में निवेश होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ये रूल खुद के बनाए हुए हैं। इसके पीछे मैं आपको कारण भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मेरी 40 साल की एज है, मैं अपना अगर एग्जाम्पल लूँ तो क्या मैं 60% निवेश कर सकता हूँ इक्विटी में? इसका मतलब ये है कि मैं उतना जोखिम उठा रहा हूँ। क्या मैं उतना जोखिम उठा सकता हूँ? अब जोखिम उठाने के लिए जो आपको चेक करना है वो दूसरे कारण होते हैं, उनका निवेश से कोई संबंध नहीं होता। तो उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए आज 5 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, मेरे घर में, मेरी फैमिली में, तो क्या मैं इतना जोखिम उठा सकता हूँ? आंसर इसका ना होगा। या मान लीजिए मैं किसी ऐसे सेक्टर में जॉब करता हूँ जहाँ पे मेरी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, या जॉब कभी भी जा सकती है, जैसा कि आईटी सेक्टर में हो रहा है या टेलीकॉम में हो रहा है। तो ऐसे सेक्टर्स में या किसी स्टार्टअप में वहाँ पे जॉब स्टेबिलिटीज़ नहीं है, तो क्या मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे 60% इक्विटी में निवेश करना है? नहीं, क्योंकि आपका जोखिम जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और आपका जोखिम डिसाइड करेगा कि आप इक्विटी में कितना निवेश कर सकते हैं। तो आइडियल एसेट एलोकेशन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है जो आपको बताई जाती है कि आपको एनकरेज किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप इतना जो निवेश है वो स्टॉक्स में करें या म्यूचुअल फंड में करें। मेरा ये मानना है कि आप अपना जोखिम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप किस पोजीशन में हैं। आप उसके बेसिस पे खुद डिसाइड करिए कि मैं कितना रिस्क या जोखिम ले सकता हूँ, और उसी हिसाब से आप डिसाइड करिए कि मैं कितना अमाउंट इक्विटी में डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी इनकम का कोई रेगुलर सोर्स एज सच नहीं है। हो सकता है इस महीने में मैं बहुत अच्छा अमाउंट कमाऊँ, नेक्स्ट मंथ हो सकता है मैं कुछ भी ना कमाऊँ। तो क्या इस केस में मैं इक्विटी में अपना 60% एक्सपोजर ले सकता हूँ? जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि डिपेंडेंट के केस में भी मेरा आंसर ना था, और इस केस में भी मेरा आंसर ना ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इक्विटी में निवेश नहीं करूँगा, मैं करूँगा, पर उसके और कई तरीके होते हैं कि मैं सही समय का इंतज़ार करूँगा, या मैं हो सकता है रेगुलर बेसिस के ऊपर सिर्फ 10% या 20% तक निवेश बनाए रखूँ। तो
यहाँ पे कंक्लूजन या समरी ये है, इसका सार ये है इस पॉइंट का कि आप आइडियल एसेट एलोकेशन पे मत जाइए। आप अपनी सिचुएशन खुद इवैल्यूएट करिए कि आपके क्या हालात हैं, आपकी इनकम के सोर्स, आपका जो सेक्टर, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है, डिपेंडेंट कितने हैं, आपके लोन कितने चल रहे हैं, आपकी ईएमआई कितनी जा रही है। इस तरह से और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये मैं अपने आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से फैक्टर्स आपका रिस्क डिसाइड करते हैं। आप अपना रिस्क कैलकुलेट करिए और रिस्क कैलकुलेट करने के बाद आप डिसाइड करिए कि अब आपको इक्विटी में निवेश करना है या नहीं करना है तो कितना प्रतिशत करना है। हो सकता है आपका आंसर नो हो कि नहीं, मैं इस समय इतनी हाई रिस्क सिचुएशन में हूँ कि मैं इक्विटी में निवेश नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई बोले कि आइडियल एसेट एलोकेशन ये होती है, तो आप उनको सीधा बोलिए कि आइडियल एसेट एलोकेशन कुछ नहीं होती, वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है और उसके रिस्क पे डिपेंड करती है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि मार्केट का डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है। ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी कि डाउनसाइड इज़ लिमिटेड। जो बड़े बड़े आपके जो एनालिस्ट्स हैं या जो गुरु हैं वो हमेशा ये बोलेंगे कि डाउनसाइड इज़ लिमिटेड। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जब पिछली बार मार्केट गिरी थी तो मार्केट लगभग 8900 के आसपास थी, तो गिरना शुरू हुई, 8700 पे आई, 8600 पे। तो जो आपके एनालिस्ट हैं वो 8700 पे बोल रहे थे कि यहाँ से डाउन साइड इज़ लिमिटेड, 8500 से नीचे नहीं जाएगी मार्केट। तो वो लेवल भी ब्रेक हो गया, फिर मार्केट 8400 पे आई, तो उन्होंने बोला कि डाउन साइड इज़ लिमिटेड, 8100 से नीचे नहीं जाएगी। तो 8100 को भी ब्रेक कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि डाउन साइड इज़ लिमिटेड और 7800 से नीचे नहीं जाएगी। खैर वो लेवल भी ब्रेक हो गया। तो पॉइंट, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा या मैं कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी को नहीं मालूम कि डाउन साइड क्या है। अब अगर आप इस चीज़ को दूसरे एसेट क्लासेस से कंपेयर करें, वहाँ पे हो सकता है कि आपको डाउन साइड मालूम हो। कैसे, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। गोल्ड जो है उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है, जैसे मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ आपको। गोल्ड की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हर एनालिस्ट्स की अलग अलग राय है उसके बारे में, पर जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि लगभग 950 से $1000 पर आउंस जो है गोल्ड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब 1 आउंस गोल्ड को जो माइन करने में और उसको बनाने में या प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है वो लगभग $950 पर आउंस है। अब क्या होता है कि जब गोल्ड नीचे जाना शुरू करता है, लगभग मैंने देखा है कि 1100 साढ़े 1100 के लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है गोल्ड को। उस लेवल पे क्या होता है कि माइनर्स जो हैं, जो माइनिंग करते हैं गोल्ड की, वो माइनिंग को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि उनको उसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाउन साइड इज़ लिमिटेड फॉर गोल्ड। 1100 जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका बॉटम है गोल्ड का। लेकिन अगर आप बिल्कुल हद मार के भी बोलें तो 950 तक लगा सकते हैं आप, $950 पर आउंस। उसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी में भी क्या होता है कि कॉस्ट है। बिल्डर से अगर आप ले रहे हैं, मैं सेकेंडरी मार्केट में भी अगर आप जाएंगे, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी जब तक उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नुकसान में नहीं बेचेगा कोई, या बिल्डर तो बिल्कुल ही नहीं बेचेगा, वो उसको किराए पे चढ़ा देगा, कुछ और करेगा, लेकिन बिल्कुल नुकसान में नहीं बेचेगा। तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के प्राइस जो है 20% गिर गए, ये जो 20% गिरे हैं ये अभी भी गिरने के बाद भी जो उनकी कॉस्ट है बिल्डर्स की, या जो जिन लोगों से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं या जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट से अभी भी ये प्राइस ऊपर है, वो अभी भी मुनाफे में रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसी डील्स हो रही हैं जहाँ पे लोग नुकसान में बेच के निकल रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट से, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद पीक पे लिए थे मकान। जैसे अभी मैंने एक और अपने वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने 2013 में लिया। उस समय मार्केट में प्रॉपर्टी का रेट बिल्कुल पीक पे था, तो उन्होंने उस समय लिया। अब उनको नुकसान हो रहा है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो डाउन साइड इज़ लिमिटेड अगर कोई बोलता है स्टॉक मार्केट के लिए, वो करेक्ट नहीं है। वो प्रॉपर्टी और गोल्ड के लिए करेक्ट हो सकता है, स्टॉक में। लेकिन अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये बुक वैल्यू होती है स्टॉक की। मैं मानता हूँ बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू ये होती है कि कंपनी के हिसाब से मेरे स्टॉक की इतनी वैल्यू है,
अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आज के डेट में 240 पे ट्रेड हो रहा है और बुक वैल्यू उसकी 200 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि वो 40 रुपये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी को ऐसा लगता है, उनकी बुक के हिसाब से या उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उस स्टॉक की जो फेयर वैल्यू है 200 रुपये है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 200 रुपये से नीचे नहीं जानी चाहिए। मैंने काफ़ी ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो अपनी बुक वैल्यू के ऊपर 40% पे ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर बुक वैल्यू मान लीजिए 200 है तो वो 80 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा बोनस टिप में कि ऐसा क्यों होता है, कि वो उनकी जो डाउनसाइड को आप लिमिट क्यों नहीं कर सकते इक्विटी में। उसके पीछे भी एक कारण है जो कि इस बोनस टिप में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो एक और स्टॉक है जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैंने उसको लगभग 900 से 40 रुपये तक आते हुए देखा है। एक स्टॉक को 850 से मैंने 50 रुपये पे आते हुए देखा है। तो स्टॉक में आप डाउनसाइड इज लिमिटेड वाला वाक्य नहीं यूज़ कर सकते। ये आप दूसरे एसेट्स में कर सकते हैं, जैसे गोल्ड में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इक्विटी में नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको कोई बोले कि डाउन साइड इज़ लिमिटेड और ये कारण है कि अब आप निवेश करिए इक्विटी में, अगर आप इस कारण की वजह से निवेश कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इक्विटी में डाउन साइड लिमिटेड नहीं होता। अब पांचवा कारण आता है कि जब एफआईआई सेल कर रहे होते हैं, जैसे एफआईआई सेलिंग जो है एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है मार्केट के नीचे जाने का। जब एफआईआई सेल कर रहे होते हैं तो डीआईआईज जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन बनाई जाती है कि डीआईज आर बाइंग, डीआईआईज आर बाइंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि DIIs कैन ओनली सपोर्ट मार्केट। वो सिर्फ मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं, मार्केट को ड्राइव नहीं कर सकते। मार्केट जो ड्राइव होती है वो FII बाइंग या सेलिंग की वजह से होती है। अगर FII बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, FII सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। FII बाइंग सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट को ड्राइव करने के लिए। तो आप अगर इस पॉइंट की वजह से निवेश कर रहे हैं इक्विटी में, अगर आपको कोई बोले कि DIIs आर बाइंग, तो मेरे ख्याल से आप उस केस में गलती कर रहे हैं। वो सिर्फ मार्केट को एक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सपोर्ट किस हद तक वो लोग कामयाब होते हैं ये समय ही बता पाएगा। अगर उससे पहले, सपोर्ट हटने से पहले अगर FIIs दोबारा बाजार में फिर आ जाते हैं खरीदारी करने, तो मार्केट वहाँ पे संभल जाएगी। अगर नहीं आते तो धीरे 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 मार्केट नीचे जाती जाएगी। ये मैंने काफ़ी क्लोजली खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% ये जो मेरा आकलन था ये बिल्कुल ठीक था। तो DIIs जो हैं वो सिर्फ मार्केट को सपोर्ट करते हैं और FIIs जो हैं मार्केट को ड्राइव करते हैं। जब FIIs बाइंग करना शुरू कर दें तब आप उस समय निवेश करिए, आपको ज़रूर मुनाफा होगा। लेकिन अगर FIIs सेलिंग कर रहे हैं उस समय मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है और उस समय निवेश करना काफ़ी जोखिम से भरा होता है। ये मेरा एक पर्सनल अपना कंक्लूजन है, अपना एक ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है ये कुछ केसेस में सही ना बैठे, पर मैंने जितनी बार इस कंक्लूजन को जांचा परखा है वो सही बैठा है। तो आप भी इस कंक्लूजन को जांचें परखें कुछ भी उस पर डिसीजन लेने से पहले। तो इस पे जो मेरा आकलन है मैंने आपको वो बताया है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। तो आप उसके ऊपर कोई भी निर्णय लेने से पहले आप उसको जांच पर। अब पॉइंट नंबर 6 आता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो बिना इक्विटी निवेश के या बिना स्टॉक मार्केट में निवेश के आप पूरे नहीं कर पाएंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता कि हाँ इस पॉइंट को कहने का क्या मतलब है, या इस पॉइंट के पीछे कारण क्या है कि आप अगर इक्विटी में निवेश नहीं करेंगे तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे ये कारण बताता है तो मैं उसको सबसे पहला जो मेरा सवाल उस व्यक्ति को होता है वो ये होता है कि जो 93% भारतीय जो हिंदुस्तानी है वो अगर इक्विटी में निवेश नहीं कर रहे तो क्या वो अपने लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने जो ये आपको आंकड़े शुरू में आपको बताए तो उसके हिसाब से ये है कि 93% जो भारतीय हैं, जो वर्क फोर्स है, वो इक्विटी में निवेश नहीं करती। तो अगर ये बात सत्य है कि बिना इक्विटी में निवेश के आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे, तो इसका मतलब वो 93% लोग नहीं अचीव कर पाते। पर क्या आपको लगता है वो सच है?
मुझे नहीं लगता। आप इसके बारे में अपने आसपास देखिए, अपने आसपास लोगों को देखिए कि जिन लोगों ने निवेश किया है या जिन्होंने नहीं किया, उनमें से कितने लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए, उसके बाद ही आप डिसाइड करिए। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होता है कि आपको एक, जिसको कहते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग द, कि अगर आप ये निवेश नहीं करेंगे तो आपकी बस छूट जाएगी। तो ये सिर्फ पॉइंट उसी पैमाने पे खरा उतरता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग इक्विटी में निवेश करना शुरू कर देते। पर यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप निवेश मत करिए। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए निवेश कर सकते हैं। आप कुछ अच्छे बैलेंस म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। पर उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक सबूत है कि जो ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको, या 7 कारण जो इस वीडियो में बताए हैं, वो एक मार्केटिंग है। और ये 7वें नंबर का पॉइंट है इन्फ्लेशन। अगर आपको याद हो, 3 से 4 साल पहले जिस समय इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, उस समय जो इक्विटी में निवेश करने के लिए सबसे बड़ा कारण आपको बताया जाता था कि आपका जो रिटर्न है सिर्फ इक्विटी में ही वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। अब ये कारण एकदम कहाँ गायब हो गया जब आपकी इन्फ्लेशन लगभग 3% से भी नीचे चली गई है। तो अगर आज के डेट में मैं देखूँ तो लगभग हर एसेट क्लास आफ्टर टैक्स भी काट लीजिए, उसके बावजूद हर एसेट क्लास इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो अब ये तर्क कहाँ चला गया जो लोग आपको सलाह देते थे 3 से 4 साल पहले? तो एक सबसे बड़ा सबूत है कि जो कंपैरिजन होता है वो फेयर नहीं होता। जो आपको बताया जाता है वो फेयर नहीं बताया जाता। आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से नहीं बताई जाती। इसलिए आप अपना डिसीजन खुद लें। अगर कोई आपसे बोले कि ये देखिए ये कारण है आप इसलिए निवेश करिए, तो आप उनसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में पूछिए कि भाई अब तो इन्फ्लेशन को हर एसेट बीट कर सकता है, चाहे वो एफडी हो, आरडी हो, डेप्ट फंड हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, कोई भी उठा लीजिए, किसी भी तरह का आप एसेट क्लास उठा लीजिए, गोल्ड उठा लीजिए, प्रॉपर्टी उठा लीजिए अच्छी पॉकेट्स में, हर एसेट क्लास अब इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो क्या हम उसमें निवेश करें अब? क्योंकि यही कारण आप हमें 3 से 4 साल पहले देते थे कि इक्विटी में निवेश करिए, क्योंकि कोई भी ऐसी एसेट क्लास उस समय नहीं अवेलेबल थी जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा सबूत है आपके लिए कि जो आपको ये जानने में मदद करेगा कि जो ये 7 कारण मैंने बताए ये जो है एक मार्केटिंग गिमिक होते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं बोनस टिप के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो बोनस टिप ये है कि जो आपकी सप्लाई है, किसी भी चीज़ का जो प्राइस कंट्रोल होता है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। आप गोल्ड की सप्लाई रोक सकते हैं, आप प्रॉपर्टी की सप्लाई रोक सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली रेरा जब इम्प्लीमेंट हुआ काफ़ी स्टेट्स में और बाकी सब स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उस समय बिल्डर्स ने अपने जो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं या जो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड हैं वो पिछले 6-7 महीने से कम कर दिए। तो आपने सप्लाई कम कर दी। इसलिए अब बाज़ार के जो जानकार हैं उनका मानना है कि रेरा की वजह से जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे। गोल्ड का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि अगर वो रेट 1100 के आसपास आ जाता है तो माइनिंग उसकी स्टॉप हो जाती है। उससे क्या होता है कि प्राइस स्टेबलाइज हो जाते हैं और फिर इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं। पर क्या ये इक्विटी के लिए सच है? क्या इक्विटी में जो हाई वॉल्यूम शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं, क्या उसमें आप सप्लाई को रोक सकते हैं? कुछ हद तक हाँ, पर अगर आप दूसरे एसेट क्लासेस से कंपेयर करें, जैसे मैंने आपको कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल भी दिए कि जो 90% तक गिर चुके हैं, अगर आप सप्लाई को कंट्रोल कर सकते होते तो इतना भारी गिरावट आप कभी भी इक्विटी में नहीं देखते। क्या आपने इतनी भारी गिरावट प्रॉपर्टी में देखी है? ना। आपने इतनी भारी गिरावट गोल्ड में देखी है? ना। लेकिन आपने इतनी भारी गिरावट सिर्फ इक्विटी में देखी है, तभी उसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है। तो बोनस कारण यही है या बोनस टिप यही है कि आप इक्विटी की जो सप्लाई है उसको नहीं कंट्रोल में कर सकते, जबकि दूसरे एसेट क्लासेस की जो आपकी सप्लाई है वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप उनके प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अपना एसेट एलोकेशन कर रहे हैं। जितना भी आप अमाउंट इक्विटी में डाल रहे हैं, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में,
कहीं और किसी और एसेट में डाल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन 3 में डालिए, आप कहीं भी डाल सकते हैं। तो जब भी आप अपना निवेश कर रहे हैं, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि किस एसेट क्लास में सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। उससे आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि किस एसेट क्लास का प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगा। हो सकता है 10, 15, 20% ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन जहाँ पे सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ पे भारी गिरावट की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना लंबा चौड़ा जो विषय है वो कवर तो कर लिया है, जहाँ पे मैंने आपको कारण भी बता दिए कि आप इन कारणों पे विश्वास ना करें। तो अब हम क्या करें, हम इक्विटी में कैसे निवेश करें? तो यहाँ पे जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिलॉसफी है वो ये है कि आप हमेशा बुल साइकिल का एडवांटेज लीजिए। अगर आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करना है, उसके लिए मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं कि आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो बिल्कुल, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% एक्यूरेट या करेक्ट होगा, लेकिन आप जो एक लहर है उसके साथ बहेंगे तो बेटर रहेगा, ना कि लहर के अपोजिट जाके आपको कोई फ़ायदा होगा। तो जब भी आपको लगे कि मार्केट अब करेक्ट हो चुकी है, अब इस पॉइंट के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो रही है और इसके बाद करेक्शन ख़त्म हो चुकी है मार्केट में, उस समय आप थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करें। और जब मार्केट आपको लगे कि अब ओवर हीटेड हो गई है, पीक पे आ चुकी है, यहाँ से हो सकता है थोड़ी और ऊपर चली जाए, पर आपको अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अपना ट्रेल स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि स्टॉक मार्केट में मुनाफा बुक करना क्यों ज़रूरी है। आप उस वीडियो को भी देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको अपना मुनाफा जो है वो बुक करना सीखना होगा। काफ़ी निवेशक जो हैं अपना मुनाफा बुक नहीं कर पाते और इसी चक्कर में वो स्टॉक मार्केट में लॉस उठाते हैं। और लास्ट जो पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 365 दिन 24/7, अब मतलब 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन पूरे साल में आपको इक्विटी में निवेश बनाए रखना है। आप अपना निवेश उसी समय करिए जिस समय मार्केट में कंडीशंस ठीक हैं, और उस समय निकाल लीजिए जिस समय मार्केट ओवर हीटेड हो गई। तो ये इस फिलॉसफी पे मत जाइए कि मुझे हमेशा मार्केट में अपना निवेश बनाए रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि नो पोजीशन इज़ ऑल्सो अ पोजीशन। अगर आपने मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ले रखी, वो भी एक पोजीशन होती है। अगर आप जो बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरुज हैं, अगर आप उनको सुने, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आपकी कोई भी अगर आपने पोजीशन नहीं ले रखी इक्विटी में, तो वो भी एक पोजीशन है। सही समय का इंतज़ार करिए और सही समय आने पे ही निवेश करिए, और सही समय आने पे निकल भी जाइए, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आपको नुकसान के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर क्लिक करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।